स्टडी विद फोकस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम लोग रेलवे के ऑनलाइन में जो पूछे गए जो सवाल हैं उसको सोल्व करेंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे के एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन जो है, 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओमेगा है एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर R का वैल्यू दिया हुआ है 6 ओमेगा और R जो है ये कितने 3 समान प्रतिरोध है, मतलब R1 बराबर 6 ओमेगा, R2 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 ओमेगा और R3 का भी वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 ओमेगा। ये 3 समान प्रतिरोध है और तीनों जो हैं किस रूप में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो ये समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। मतलब एक जो R है ये पॉइंट हो गया और एक बी, ये तीनों जो रेजिस्टेंस है आर क्या हो गया प्रतिरोध, रेजिस्टेंस हो गया। तो तीनों किस रूप में जुड़े हुए हैं, ये समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस फॉर्म में जुड़े हुए हैं। R1 ये दूसरा R2 और ये तीसरा R3। जब प्रतिरोध जो होते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है समानांतर क्रम में जुड़ता है तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ठीक है, तो हमको R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध निकालना है, मतलब R इक्विवेलेंट का मान निकालना है। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो गया 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया 6 और 1 1 8 3। तो यहाँ से फिर कैंसिल होगा, तो R इक्विवेलेंट का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान था। इसमें क्या निकालना था हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध। फिर किस क्रम में सब जुटे हुए हैं, 3 प्रतिरोध के बारे में यहाँ चर्चा की गई है और तीनों का मान सेम है 6 ओमेगा है, तीनों समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर ये सीरीज में रहता तो R इक्विवेलेंट बराबर होता R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में है, समानांतर में है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। यहाँ से ये मैंने इसको सॉल्व किया तो R इक्विवेलेंट का मान कितना हो गया 2 ओमेगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बी आंसर। कौन सा आंसर होगा बी, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। 1 kg गुने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है। तो ये 1 kg है, kg किसका मात्रक होता है, ये मात्रक होता है मास का, द्रव्यमान का, और गुना मल्टीप्लाई ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक किसका मात्रक होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो मात्रक होता है एसिडेशन का। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एसिडेशन त्वरण बराबर जो होता है V/T, वेलोसिटी बटा टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है मात्रक मीटर पर सेकेंड और इधर समय का सेकेंड, तो इसलिए हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग इस रंग से भी लिखते हैं या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ जो दिया हुआ है 1 kg गुने 1 मीटर स्क्वायर, उससे हमको क्या मिला, किसका एक क्या दिया हुआ है मास गुने एसिडेशन। और मास गुने एसिडेशन किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, फोर्स बराबर मास गुने एसिडेशन होता है। तो अब ये है जो एक वैल्यू दिया हुआ है, तो फोर्स का एक kg 1 kg गुने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब फोर्स का यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यहाँ पर जो चॉइस दिया हुआ उसके अनुसार फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम नहीं होगा, पास्कल नहीं एंड जूल नहीं, तो न्यूटन हो गया। और दोनों तरफ 1 1 मल्टीप्लाई है तो 1 न्यूटन, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। तो ये 1 kg गुने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है 1 न्यूटन। कैसे कहा जाता है मैंने यहाँ पे बता दिया कि kg क्या है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसिलेरेशन को, त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम ए यहाँ से निकल के आया, एम ए का यूनिट यहाँ से निकल के आया, तो एक एम ए बराबर क्या होता है फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन, तो न्यूटन 1 न्यूटन 1 गुने है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेलवे ड्राइवर में पूछा था। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मेनली रेलवे ड्राइवर और ग्रुप डी ये सब एग्जामों में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, ग्रुप डी का भी न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा होता है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। M1 kg द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर
5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। ठीक है, m2 kg द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। ठीक है, मतलब एक m1 kg का कोई मास का लकड़ी का तख्ता है, उसको अगर उस पर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो कितना सो आगे बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। दूसरा तख्ता जो m2 kg का है, अगर उस पर हम कितने का 20 मीटर पर सेकेंड त्वरण से आगे बढ़ता है, कब, जब समान बल लगाते हैं, मतलब उस पर भी 5 न्यूटन का बल लगाते हैं। तो अब क्या करता है, यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध किया जाए तो जितना m1 और m2 है दोनों को ऐड करके अब दोनों पर कितना फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, समान बल लगा रहे हैं। यहाँ पे समान फिर से 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा, क्वेश्चन 1 कह रहा है। ठीक है, तो पहला के लिए जो होगा, मान लीजिए पहला का हम लोग निकाल रहे हैं, फोर्स जो है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन पहला के लिए। तो पहला का जो फोर्स दिया हुआ है वो 5 न्यूटन दिया हुआ है, मास तो कुछ नहीं दिया हुआ है, एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड त्वरण से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m1 का वैल्यू 5/10 हो जाएगा, मतलब 1/2, इतना क्या हो गया, इतना kg हो गया। ठीक है, अब दूसरा के लिए, दूसरा जो है एक फिर फोर्स m2 है। अब फोर्स का मान दूसरा में क्या है, समान बल लागू होने पर, फिर दूसरा के लिए भी समान ही बल लगा, मान फोर्स का मान कितना हो गया, 5 हो गया। फिर यहाँ m2 है और इसको ये कितना से आगे बढ़ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यहाँ से कितना हो गया, m2 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 kg। अब दोनों को एक साथ में हम लोग 5 न्यूटन से लगा रहे हैं, तो मतलब दोनों को पहले ऐड करेंगे, m1 प्लस m2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4, यहाँ से 4, ठीक है। तो एक कितना हो गया, 3/4, ये दोनों का संयुक्त के वेट, ये क्या हो गया, दोनों का संयुक्त मास हो गया। जब दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तब, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है कि अब दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो कितना, फोर्स फिर से समान रहेगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो m1 प्लस m2, अब दोनों मास जुड़ जाएगा, गुने एक्सीलरेशन। तो f का मान तो फिर से 5 है। ठीक है, m1 प्लस m2 कितना हो गया, 3/4, यहाँ से एक्सीलरेशन निकल जाएगा। तो एक्सीलरेशन यहाँ से जब निकालेंगे तो इधर जाएगा 20/3 हो गया, मतलब 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए इसमें क्या कर रहा था कि कोई m1 मास का कोई है, ठीक है, द्रव्यमान वाला लकड़ी है, उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो 10 मीटर के त्वरण से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब m2 मास वाला है तो जब उस पर कितना से लगा रहे हैं, फिर 5 न्यूटन से लगा रहे हैं तो कितना जाएगा, 20 मीटर से। तो अब एफ बराबर क्या होता है, m1 इंटू एक्सीलरेशन, पहला के लिए, पहला वाला जो तख्ती है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है बराबर m1 गुने 10, एफ बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन दे दिया, मास दे दिया पहला के लिए, तो यहाँ से उसका पहला कितना वेट था निकल गया, कितना द्रव्यमान था निकल गया। उसी तरह दूसरा को फिर अब कितना से पुश कर रहे हैं, m2 वाले kg को फिर सामान्य बल से लगा रहे हैं, और 20 मीटर पर सेकेंड उसका तुरंत से आगे वो बढ़ रहा है, तो उसका मास कितना होगा, तो 1/4 kg आ गया। अब करा दोनों को एक साथ जोड़ दिए और तब 5 न्यूटन से पुश कर रहे हैं, तब एक्सीलरेशन कितना होगा, तो दोनों को पहले ऐड कर दिया, 3/4 kg आया। अब फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सीलरेशन हमको निकालना है। फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन लगाना है, लगाया है कि समान बल लगाएंगे, जब दोनों को जोड़ देंगे तो वहाँ पर 5 न्यूटन हो गया। अब बराबर 3/4 दोनों का योग और गुने एक्सीलरेशन, तो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी बहुत ही आसान था। ठीक है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखिए इसको हम लोग सीरीज में फिर से यहाँ पे जोड़ रहे हैं दोनों को, किसको, इलेक्ट्रिक लैंप है, प्रतिरोध 40 ओम का, और 8 ओम के सुचालक जो 12 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, तो 40 प्लस 8 मतलब 48 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान थे, बिल्कुल इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। देखिए एक रेजिस्टेंस जिसको प्रतिरोध कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है R बराबर रो एल बाई ए। R बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। रो यही प्रतिरोधकता है, इसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो ये R तो हमको इसी का यूनिट निकालना है, रो का, प्रतिरोधकता का। तो रो बराबर यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
आर ए अब बटा एल। आर का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक मीटर। तो अब क्या बचा? रो मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये रो से प्रतिरोधकता को सूचित कर रहे थे, लेकिन इसका यूनिट क्या होता है? इसका आर का ये ओम होता है। क्या होता है? ओम। आर का तो मैंने रखा। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एरिया। और एल क्या है? लेंथ है। एल क्या है? लंबाई है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया ए, कोई इसको तार अगर हम लोग मानते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर वाला ए पॉइंट हो गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इधर वाला अगर तार के रूप में रहता तो, और ए इसका लंबाई हो जाता। ठीक है, और रेजिस्टेंस इसका हो गया, और करंट का फ्लो अपना इससे होगा जो। तो इसलिए ये रो ओम आ गया। क्या चीज़? इसका मतलब ओम और क्या आ गया? मीटर आ गया एक प्रतिरोधकता का। इससे कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना, आर बराबर रो एल बाई ए। रो का वैल्यू हो गया आर ए बटा यहाँ से ए, और मैंने सबका यूनिट रख दिया, तो यहाँ से ओम। इसको क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। ये मीटर हो गया प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। त्वरण मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन, यही वाट है, इसी को हमको निकालना है। अचल स्थान से चलकर सोनी मतलब शुरू में क्या था? यू। प्रारंभिक वेग को यू कहते हैं, जो जीरो है। शुरू प्रारंभिक इसका वेग क्या है? जीरो है। और टाइम कितना हो गया? 30 सेकेंड। और फिर कितना इसका वेलोसिटी बढ़ के हो जाता है? अचल स्थान था तो अचल में शुरू में यू जीरो था, फिर टाइम 30 सेकेंड लिया साइकिल के द्वारा, तो अब इसका भी का मान हो गया, जो फाइनल वेलोसिटी जिसको कहते हैं, वो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो साइकिल के त्वरण की गणना क्या करें? तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है v बराबर यू प्लस ए टी। ए से एक्सीलरेशन, टी टाइम जितना टाइम लग रहा है, और v फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी। यू का वैल्यू तो यहाँ से जीरो है, तो v बराबर क्या हो गया? ए टी, एक्सीलरेशन गुने समय। ए बराबर क्या हो जाएगा? v बटा टी। तो v का मान कितना यहाँ पे है? v का मान 6 मीटर पर सेकेंड एंड 30, तो 1 बटा 5, 5 दूनी 10, 0.2 मीटर। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गया, इसका सेकेंड, तो ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को? सुचालक का प्रतिरोध बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है रो एल बाई ए। ठीक है, प्रतिकूल रूप से देखिए, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो आर का वैल्यू बढ़ेगा ना। रो को अगर बढ़ाया जाता है, कोई मतलब अलग अलग चेंज लेते हैं, तो उसके अनुसार ये भी बढ़ेगा। लेकिन ये जो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका होता है, अनुप्रस्थ काट का, मैंने बताया कि ये अगर कोई कंडक्टर है, कोई सुचालक है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन है? ए है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए वाला, ए लंबाई पूरा हो गया। ठीक है, तो अगर हम कह रहा है प्रतिकूल प्रभाव डालना है, मतलब अगर ए बढ़े तो वो घटे। एक होता है अनुकूल प्रभाव, माने वो बढ़ा तो वो भी बढ़ा, वो घटा तो वो भी घटा। प्रतिकूल प्रभाव मतलब यहाँ पे कौन ऐसा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे रो दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल दिख रहा है। रो बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा ए, मतलब ए बढ़ाएंगे तो आर घटेगा। तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये घटेगा, या इसको घटाते हैं तो ये बढ़ेगा, तो ये प्रतिकूल प्रभाव ये। ठीक है, ये हो गया साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझना, फॉर्मूला याद रखना है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, फिजिक्स के आसान होते हैं। 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस त्रिज्या दुगना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना देखिए, प्रतिरोध बराबर फिर क्या है? सब यहाँ पे देखिए, करंट से क्वेश्चन है। आर बराबर सब पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, जो ऑनलाइन एग्जाम हुई थी 18 में, उसी का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले जो भी एग्जाम इसके रेलवे के हैं। रो एल बटा ए, ये हुआ। आर का वैल्यू क्या हो गया? रो एल बटा ए। तो आर का मान कितना दिया हुआ है? 11 ओम। बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? रो एल बटा ए। पहला एक इक्वेशन हमको मिल गया कि 11 ओम प्रतिरोध वाले तार को इस पर त्रिज्या दुगना। अब देखिए रो एल, और ए का मान क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया जो होता है, चूँकि एक सर्किल होता है, ये क्या है? ये जो है एक सर्किल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है ना, ये सर्किल है, ये लंबाई हो गया। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया का सर्किल का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, तो 11 का वैल्यू ये आ गया, 11 बराबर रो एल बटा पाई आर स्क्वायर।
अब देखिए कह रहा है क्या कि तार के नए प्रतिरोध की गणना करें जब त्रिज्या को दुगना कर रहे हैं। यहाँ जो R दिख रहा है उसको दुगना कर देना है। मतलब अब क्या हो जाएगा, अगला जो ये तो R1 था, मान लिया R1 दिया हुआ था 11, अब R2 हमको फाइनल निकालना है। तो फार्मूला फिर से लिखेंगे रो एल बटा ए, तो रो एल और एरिया की जगह पाई, और R का मान हम लोग क्या कर रहे हैं 2R का होल स्क्वायर, यही कर दिया। नेक्स्ट तो रो एल बटा पाई गुने 4R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इधर आइए, यहाँ से अगर हम करेंगे तो रो एल बटा यहाँ से 4 गुने पाई R स्क्वायर, ये किसका मान आ रहा है R2 बराबर, ये फाइनल। अब इतना हो गया। अगर हम इसका जो एरिया है, एरिया बराबर पाई R स्क्वायर हो गया, और R कहा कि तो पहले का था ना, पहले का था कि रो एल बटा पाई R स्क्वायर बराबर 11, जो पहला 11 प्रतिरोध वाली तार को इस त्रिज्या पर अब दुगना कर दिया जाता है। दुगना कर दिए तो रो एल बटा पाई R स्क्वायर, तो R की जगह आप 2R ले लेंगे, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, R2 का मान आ जाएगा रो एल बटा 4 गुने पाई R स्क्वायर। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो अब देखिए रो एल बटा पाई R स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम रख देंगे। तो R2 बराबर जो हो जाएगा 11, रो एल बटा पाई R स्क्वायर का मान इतना का रख देंगे, कितना वैल्यू पहला इक्वेशन से आ गया 11, रख दिए। अब बटा नीचे कितना बच गया 1/4, मतलब 4 बच गया। तो फाइनली जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 हो गया, 7 8 4 5। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 2.75। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं है। पहले एक R1 का वैल्यू दे दिया कि 11 है, तो किसके लिए, रो एल बटा ए के लिए। अब एरिया में क्या होता है पाई R स्क्वायर, अब R कहा कि दुगना कर देते हैं, तो यहाँ दुगना कर दिए, तो फाइनल क्या आ गया रो एल बटा पाई गुने 4 पाई R स्क्वायर, 4R स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से 1/4 को अलग कर दिए, तो फिर तो इसी रूप में आ गया रो एल बटा पाई R स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, और 11 इतने के बराबर ना 11 मान था, तो उसकी जगह हम 11 रख दिए और बटा 4, तो ये हो गया, R2 निकल गया। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को, देखो मास का वैल्यू कितना दे दिया 100 kg दे दिया, 6 सेकंड में टाइम का मान कितना दे दिया 6 सेकंड दे दिया, 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित होता है। मतलब एक शुरू वाला वेलोसिटी और एक बाद वाला वेलोसिटी है। ठीक है, एक शुरू वाला दे दिया और एक बाद का वेलोसिटी दे दिया। मतलब u जो शुरू वाला होता है वो कितना था पहले 5 मीटर पर सेकेंड, और v जो बाद वाला होता है वो कितना दे दिया 17 में। जैसे जैसे कहता है वैसे करते जाना है। वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाया गया बल, बल बराबर पहले देखना है कि होता क्या है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखिए यहाँ पे मास हमको दिया हुआ है, लेकिन हमको एक्सीलरेशन दिया हुआ है नहीं, मतलब ये जो 3 टर्म है उससे हमको एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, v बराबर होता है u प्लस at होता है। v का मान कितना दिए हुए 17, u का मान कितना दिया हुआ है 5, a का मान कितना दिया हुआ है निकालना है हमको, और t का मान 6 सेकंड दिया हुआ है। तो ये 5 जाएगा तो कितना इधर आ जाएगा 12 बराबर a गुने 6, तो a का मान कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से निकल गया हम लोग को a का मान। अब यहाँ से रख देना है जो हमको फाइनल प्राप्त करना है। मास कितना दिया हुआ है 100 kg, और ये कितना है 2 है, तो मतलब 200, और फोर्स है तो क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। फोर्स मतलब क्या हो गया न्यूटन। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेग और समय का गुणनफल ज्ञात करें। वेग मतलब क्या होता है v, और समय मतलब क्या होता है t का गुणनफल ज्ञात करना। ठीक है, तो v गुने t को क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को अगर हम मान ली s से सूचित कर रहे हैं, अगर हम सपोज दैट वेग पहले पढ़े थे कि वेग बराबर जो होता है विस्थापन बटा, अगर विस्थापन को d से सूचित करते हैं बटा टाइम। ठीक है, अगर यही स्पीड रहता तो दूरी बटा समय, हम लोग पढ़ते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा वेग गुने टाइम। तो वेग गुने टाइम का गुणनफल को क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा विस्थापन। तो ये आज मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे के एग्ज़ाम के लिए। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार बना जाइए और चीज़ें याद रहेगी, और इसी ढंग से क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, जो भी इसका रेलवे का जिसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप इसको समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।